बीएड प्रथम वर्ष के बच्चों के लिए है और विषय और विषयों की समझ पर है और इकाई 4 पर है। और इसमें इकाई 4 में 4 हैं इस पे टॉपिक हैं, जिसमें एक पहला टॉपिक है पाठ्य सामग्री कंटेंट। तो ये वीडियो मैं इसलिए दे रही हूँ कि भाई बच्चों को रिवीजन करने में कठिनाई आ रही है, इसलिए वो इससे रिवीजन कर सकते हैं। तो पाठ्य सामग्री की जब हम बात करेंगे तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पाठ्यक्रम क्या होता है। तो विभिन्न विषय हैं, उनके साथ में पाठ्यक्रम का अपना विशेष महत्व होता है। पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम है वो विभिन्न विषयों का केवल समूह होता है। विषयों की संरचना का कोई ठोस आधार न होने के कारण सिद्धांतों और व्यवहार में पृथकता बन जाती है, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा विषय है वो सैद्धांतिक रूप से पढ़ाया जाए, कौन सा विषय ये है जिसको प्रैक्टिकल रूप में पढ़ाया जाए। इसलिए इन दोनों के बीच में अंतर बढ़ जाता है। विषय केंद्रित पाठचर्या के अंतर्गत विभिन्न विषयों का ज्ञान छात्रों को कराया जाता है। जब एक विषय के ज्ञान में वृद्धि हो जाती है तब एक नए विषय का उदय होता है। आज ज्ञान है वो असीमित होता चला जा रहा है और जब ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब फिर एक नया विषय निकलता है, जैसे कि मनोविज्ञान विषय है। मान लीजिए मनोविज्ञान एक तो पहले विषय ही था, लेकिन जब इसके ज्ञान में इतनी वृद्धि हो गई तब इसमें से औद्योगिक मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, असमान मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, इस प्रकार कई मनोविज्ञान के जो विषय हैं उनका उदय हुआ। तो पाठ्य सामग्री के अर्थ के बारे में हम समझेंगे कि पाठ्य सामग्री होती है वो किसी भी पाठ्यक्रम का आधार स्तंभ होती है। ये वो सामग्री होती है जिसे हमें पढ़ना पड़ता है या फिर हमें उसे समझना पड़ता है। किसी भी पाठ्य सामग्री की पहचान तभी हो सकती है जब हम उससे परिचित हों। पाठ्य सामग्री को ही हम कंटेंट या अंतर वस्तु भी कहते हैं। पाठ्य सामग्री के सिद्धांतों की पहचान कैसे हो? सिद्धांतों की पहचान रिकॉग्नाइजेशन द थ्योरी ऑफ कंटेंट। तो पाठ्य सामग्री के सिद्धांतों की पहचान करने के लिए 5 तत्व बताए गए हैं, जिसमें पहला तत्व बताया गया है पाठ्य सामग्री के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ कंटेंट। दूसरा बताया गया है पाठ्य सामग्री चयन के मूल आधार यानी बेसिस ऑफ कंटेंट सिलेक्शन। तीसरा है पाठ्य सामग्री चयन की समस्याएं यानी प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेंट सिलेक्शन। चौथा है पाठ्य सामग्री चयन के मानदंड यानी क्राइटेरिया ऑफ कंटेंट सिलेक्शन। और पांचवा है पाठ्य सामग्री चयन प्रक्रिया के पद, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंटेंट सिलेक्शन। तो पाठ्य सामग्री का जब हम चुनाव करते हैं, उसके सिद्धांतों की पहचान करते हैं, तो हमें इन 5 ही तत्वों को ध्यान में रखकर इसका चुनाव करना पड़ता है। और इसके लिए हम सबसे पहले एक एक तत्व पर बात करेंगे कि पहला तत्व जैसे मैंने बताया आपको कि पाठ्य सामग्री के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ कंटेंट। तो इसके जो हम सोर्स के बारे में बात करते हैं तो हमें कौन से स्रोत हैं, इसमें हमें कई स्रोत इसमें हैं, कम से कम 5 स्रोत इसमें 5-7 स्रोत बताए गए हैं, जो कि हम धीरे से आपको बताएंगे एक एक। तो फर्स्ट आता है इसमें आवश्यकताएं यानी कि नीड्स क्या हैं। नीड्स की में हम व्यक्तिगत नीड्स भी आ जाती हैं और समाज की, राष्ट्रीय वो और अंतर्राष्ट्रीय ये सभी प्रकार की आवश्यकताएं इसमें आ जाती हैं। तो पहले हम बात करेंगे आर्थिक आवश्यकताओं की, यानी हमारे देश में ये आर्थिक आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं जो कि किसी में भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करती हैं। तो पहला आता है कुशल जनशक्ति में वृद्धि, दूसरा है उत्पादन में वृद्धि, तीसरा है कृषि और पशुपालन की स्थिति में सुधार, ये भी हमारी आर्थिक अवस्था की ज़रूरत है, बेरोजगारी की समाप्ति और राष्ट्रीय आय का संतुलित वितरण और भौतिक संसाधनों का विकास। ये सारी अवस्थाएं ऐसी हैं जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित होती हैं और ये इनको भी ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। दूसरा आता है इसके अंतर्गत सामाजिक आवश्यकताओं की श्रेणी में आती हैं सोशल नीड्स। हमारे देश की जो वर्तमान सामाजिक अवस्थाएं हैं जिन पाठ्यक्रम बनाते समय इनको ध्यान में रखना पड़ता है, वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि परंपरागत और नवीन मूल्यों में समन्वय। परंपरागत मूल्य अलग कुछ कहते हैं, नवीन मूल्य कुछ कहते हैं, आखिर किस तरह से इनमें समन्वय स्थापित हो जिससे कि ये सभी देश के विकास में काम कर सकें। दूसरा आता है सामाजिक समानता में आस्था
और तीसरा आता है देश की सामाजिक संस्कृति के प्रति आस्था। चौथा है अंधविश्वासों और कुप्रथाओं से मुक्ति। और पांचवा है वंशवाद के स्थान पर कर्म और गुण को महत्व देना, क्योंकि समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज का विकास करना है। और इसके लिए ना तो अंधविश्वास काम आते हैं, हमें अंधविश्वासों से मुक्ति भी चाहिए, और ना ही वंश के आधार पर काम करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें लोगों के गुणों को और कर्मों को भी महत्व देना होगा। तीसरी आवश्यकताएं आती हैं राष्ट्रीय आवश्यकताएं, यानी कि नेशनल नीड्स। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद के लिए कोठारी आयोग ने भी कुछ राष्ट्रीय आवश्यकताएं भी बताई हैं, उनको भी पाठ्यक्रम बनाते समय हमें ध्यान में रखना होता है। तो पहला इसमें आता है भारतीय भाषा, साहित्य, दर्शन और इतिहास का अध्ययन करना। दूसरा आता है भारतीय वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य और संगीत का अध्ययन करना। तीसरा है भारत और उसके विभिन्न प्राकृतिक और राजनीतिक भागों की विशेषताओं का ज्ञान कराना। चौथा है छात्रों को संविधान के सिद्धांतों का समुचित ज्ञान कराना। और पांचवा है त्रिभाषा सूत्रों को अपनाना। ये सारी आवश्यकताएं हैं, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताएं हैं। पाठ्यक्रम बनाते समय हमें इन सबको ध्यान में रखना पड़ता है। चौथा आता है इनमें अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताएं, जिसमें इंटरनेशनल नीड्स आ जाती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाना भी ज़रूरी है, और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को भी पाठ्यक्रम बनाते समय ध्यान में रखना पड़ता है। अब ये हमें देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताएं क्या होती हैं हमारी। तो पाठ्यक्रम में पड़ोसी राष्ट्रों और विश्व के अन्य राष्ट्रों की विशेषताओं की जानकारी देना, विभिन्न देशों के मध्य शैक्षिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों का अधिकाधिक आदान प्रदान करना, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों को शैक्षिक कार्यक्रमों में शामिल करना। और ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताएं मानी गई हैं। और उसके बाद में हमारी आती हैं व्यक्तिगत आवश्यकताएं, यानी व्यक्तिगत आवश्यकताएं, इंडिविजुअल नीड। तो जिस तरह से समाज की आवश्यकताएं आवश्यक हैं, उस राष्ट्र की आवश्यकताएं आवश्यक हैं और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताएं आवश्यक हैं, उसी तरह व्यक्तिगत आवश्यकताएं भी होती हैं। इनको भी पाठ्यक्रम में बनाते समय ध्यान में रखना पड़ता है। अब व्यक्तिगत अवस्थाओं में सबसे पहले तो यही है कि हमारी जैविक है वो अवस्थाओं की पूर्ति होनी चाहिए, यानी कि भोजन है, पानी है, स्वच्छ वायु है, इन सबको शामिल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इनके बिना व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसलिए पाठ्यक्रम बनाते समय इन अवस्थाओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो पहली हमारी अवस्थाएं हो गई। अब दूसरा आता है इसका दूसरा पोषित मूल्य। तो पोषित मूल्य में अगर सोर्स के आधार पर देखें, यानी तो पोषित मूल्यों के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ पोषित मूल्य होते हैं और कुछ समाज के भी पोषित मूल्य होते हैं, तो जो समाज के विभिन्न आयामों से संबंधित होते हैं, जैसे कि शारीरिक मूल्य है और आपका सामाजिक मूल्य है, नैतिक मूल्य है, आर्थिक मूल्य है, आध्यात्मिक मूल्य है। हर व्यक्ति के भी होते हैं और हर समाज के भी इसमें मूल्य होते हैं। पाठ्यक्रम में इनको भी ध्यान में रखना पड़ता है, या पाठ्यक्रम में इनको भी एक हिस्सा बनाना पड़ता है। तीसरा आता है अधिगमकर्ता की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ लर्नर। तो पाठ्यक्रम बनाते समय उसके स्रोतों के आधार पर हमें अधिगमकर्ता की प्रकृति को भी ध्यान में रखना पड़ता है। शिक्षा के सभी जो कार्यक्रम होते हैं वो शिक्षार्थी की रुचियों और आवश्यकताओं और उसकी भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही बनाने पड़ते हैं। चौथा आता है समाज का वर्तमान और भविष्य, यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ सोसाइटी। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उसके स्रोतों को देखते समय हमें वर्तमान समाज में कैसी राजनीतिक व्यवस्था है और उसको भी ध्यान रखना पड़ता है, और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि भविष्य में क्या संभावनाएं हैं और कैसे सामाजिक परिवर्तन हो सकते हैं, उनको भी ध्यान रखकर हमें पाठ्यक्रम बनाना पड़ता है। पाँचवां इसमें मानवीय मूल्यों में वृद्धि आ जाती है, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन नॉलेज। आज दिन प्रतिदिन है मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि हो रही है, और ज्ञान के इस विस्तार को देखते हुए ही पाठ्यक्रम निर्माताओं के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती आ गई है कि किस चीज़ को पाठ्यक्रम में शामिल करें और किस चीज़ को छोड़ दें। तो इसलिए इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और छठा आता है जनमत, यानी कि पब्लिक ओपिनियन। जनमत से ही समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। लोकतंत्र में जनमत का विशेष महत्व माना जाता है। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते समय भी हमें जनमत के महत्व को भी ध्यान में रखना पड़ता है। सातवां इसमें लोकतांत्रिक नागरिकता की भावी अवस्थाओं के रूप में पूर्ण क्रियाएँ भी आ जाती हैं। एडल्ट
activities as the future need of democratic citizenship। तो लोकतंत्र में नागरिकता का महत्वपूर्ण दायित्व माना जाता है, सभी जानते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को उसके लिए प्रशिक्षित भी किया जाता है और नागरिकता के लिए बहुत से सामाजिक और नैतिक गुणों की आवश्यकता होती है। इसलिए जो पूर्ण क्रियाएं हैं उनको भी ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। फिर आता है विषय का अध्ययन, विषयों की प्रकृति एवं संरचना, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन। विषयों की प्रकृति और संरचना यदि स्पष्ट हो जाती है तो पाठ्यक्रम का चुनाव करने में भी बहुत सरलता रहती है। यदि किसी विषय की प्रकृति है वैज्ञानिक है तो उसके अंतर्गत हमें जो भी विषय हैं उनका अध्ययन करना है वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक विषयों का ही अध्ययन करना है। अतः कोई भी पाठ्यक्रम निर्माता जो है वो विज्ञान से ही उससे संबंधित है, वो पाठ्य सामग्री का चुनाव करेगा। प्रत्येक अध्ययन विषय की अपनी एक निश्चित प्रकृति होती है और उसकी संरचना कुछ हद तक उन्हीं बिंदुओं को लेकर बनाई जाती है। जैसे विज्ञान है तो विज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक होगी, कला है उसकी जो प्रकृति है कला की से संबंधित होगी, और कॉमर्स है उसकी प्रकृति है वो कॉमर्स से संबंधित होगी। तो ये हमारे स्रोत थे। अब हम दूसरा इसके तत्वों पर ध्यान देंगे कि पाठ्य सामग्री चयन के मूल आधार यानी बेसिस ऑफ कंटेंट सिलेक्शन। ज्ञान की विशालता है वो फैलती जा रही है और लेकिन मानव का मस्तिष्क होता है वो बहुत ज़्यादा है, वो सीमित है। तो मानव मस्तिष्क की सीमितता के कारण और ज्ञान की विशालता को देखते हुए भी हमें पाठ्य सामग्री का चयन बहुत समझदारी से करना पड़ता है। पाठ्य सामग्री के चयन का जो मूल आधार है हमें उसको ध्यान में रखना पड़ता है। मूल आधार क्या है इसका? उपयोगिता और सार्थकता। इन दोनों तत्वों को ही ध्यान में रखकर हम पाठ्य सामग्री का चयन करते हैं। तीसरा आता है पाठ्य सामग्री चयन की समस्याएं यानी प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेंट सिलेक्शन। तो जब भी हम पाठ्य सामग्री चयन करते हैं तो कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को भी दृष्टिगत रखना पड़ता है। ये समस्याएं कौन सी होती हैं? तो कुछ समस्याएं हैं वो व्यक्तिगत होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं की। हर व्यक्ति की जो रुचियां हैं वो अलग होती हैं, आवश्यकताएं अलग होती हैं। दूसरी है छात्रों की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताएँ, ये भी एक साथ नहीं होती हैं। भविष्य की अवस्थाएँ कुछ अलग हैं और वर्तमान अवस्थाएँ कुछ अलग हैं, इनको भी ध्यान रखना पड़ता है। ये समस्याएँ हैं। तीसरा है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास और उसकी आवश्यकता, क्योंकि लोकतंत्र है हमारे देश में। अब उसमें नागरिकता का हमें विकास किस प्रकार से करना है इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ये भी हमारी एक समस्या है। चौथा गरीबी उन्मूलन के लिए सर्वाधिक उत्पादन की आवश्यकता है। हमारा देश है तो गरीबी से संबंधित है, गरीब लोग ज़्यादा इसमें हैं, इसलिए ये भी एक आवश्यकता मानी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और गरीबी का उन्मूलन हो सके। पाँचवा इसमें आता है उपयोगिता और प्रदत्त सूचनाओं से जुड़ी सीमाएं। इसमें उपयोगिता और जो सूचनाएं हैं उनकी भी अपनी सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं के बाहर जाकर भी हम पाठ्यक्रम का विस्तार नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है इसमें पाठ्य सामग्री चयन के मानदंड यानी क्राइटेरिया ऑफ कंटेंट सिलेक्शन। तो पाठ्य सामग्री चयन के मानदंडों को अगर हम देखें तो इसके लिए दो मानदंड हैं वो उपयोगी माने जाते हैं, जिनकी चर्चा की गई है। पहला है स्टैनली निस्वत द्वारा प्रस्तावित मानदंड। इसमें बताए गए जो शिक्षण उद्देश्य हैं उनको दो वर्गों में बांटा गया है और 12 उद्देश्य हैं इसके अंदर निर्धारित किए गए हैं। और इनका स्टैनली निस्वत का ये मत है कि किसी भी पाठ्य सामग्री या पाठ्य सहगामी क्रिया को किसी स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करना है या नहीं करना है, इसको का निर्णय करने के लिए इन 12 उद्देश्यों का ही परीक्षण करना चाहिए। यानी इन 12 उद्देश्यों के आधार पर ही ये निश्चित करना चाहिए कि कोई पाठ्य सामग्री पाठ्यक्रम में शामिल करने योग्य है या नहीं है। दूसरा है व्हीलर का है, व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड एंड क्राइटेरिया ऑफ व्हीलर द्वारा पाठ्य सामग्री चयन के लिए भी दो मानदंड बताए गए हैं। इन्होंने एक तो मुख्य मानदंड बताया है, दूसरा गौण मानदंड बताया है। मुख्य मानदंड जो प्राइमरी क्राइटेरिया है वो उसमें इन्होंने दो मुख्य बिंदु बताए हैं, वैधता और महत्व। वैधता जो है उसका मतलब है कि जो जिस उद्देश्य के लिए हम बना रहे हैं पाठ्यक्रम वो उद्देश्य को पूरा करना जरूरी है, और महत्व भी होना चाहिए। अगर हमारे पाठ्यक्रम का महत्व नहीं है, पाठ्य सामग्री उसके योग्य नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो भी वो पाठ्य सामग्री किसी योग्य नहीं है। दूसरा गौण जो मानदंड है, सेकेंडरी मानदंड है, इसमें
चार हैं मानदंड बताए गए हैं। पहला है छात्रों की आवश्यकता और रुचियाँ, दूसरा है अधिगम की योग्यता, तीसरा उपयोगिता, चौथा सामाजिक तथ्यों के साथ में संगति। अब हम पाँचवें पे आते हैं। 5 जो पाठ सामग्री चयन प्रक्रिया के पद, यानी पाँचवा तत्व ये स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंटेंट सिलेक्शन। इसमें 2 पद बताए गए हैं, प्रथम पद है और द्वितीय पद। प्रथम पद में बताया गया है कि विद्यालयों में जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं उनका निश्चय पहले ही हो जाता है, अर्थात अनिवार्य विषय हैं वो पहले से निश्चित कर लिए जाते हैं। दूसरा इसके अंदर ये भी है कि इन विषयों के साथ साथ ये भी निश्चय कर लिया जाता है कि छात्र हैं अपनी रुचि के अनुसार कौन कौन से वैकल्पिक विषयों का चुनाव करेंगे। और दूसरा पद इसके अंदर है, इसमें प्रत्येक विषय के शिक्षण के लिए समय की अवधि का निर्धारण कर लिया जाता है कि कितने समय के अंदर ये विषय है उसका शिक्षण किया जाएगा। धन्यवाद।